Hello friend, this is Rashmi. Welcome to my channel Study with Rashmi. Today we will discuss economics multiple choice questions. Question number 1. In context of economy, which of the following are flow variable? 1. Export. 2. National income. 3. Depreciation. 4. Wealth. Option A 1 and 3. B 2, 3 and 4. C 1, 2 and 3. D 1, 2 and 4. Answer is C 1, 2 and 3. Variable you have studied about there are two type of variable. आपने पढ़ा था वेरिएबल पढ़ा होगा एनसीईआरटी पेज नंबर 11 में एनसीईआरटी क्लास 12 इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक फ्लो वेरिएबल होता है, एक स्टॉक वेरिएबल होता है. तो देखते हैं और फिर इस आंसर पे आते हैं. Stock is a quantity which is measurable at a particular point of time. स्टॉक का मतलब वो होता है जो हम स्टॉक में रखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में. जैसे हमारे कैपिटल हमारा स्टॉक होता है जो कि टाइम के साथ बदलेगा नहीं. कैपिटल इतना कैपिटल है मेरे पास, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसको डिस्कस करते हैं. उसी प्रकार इन्वेंट्रीज होते हैं, डेब्ट्स होते हैं, लोन होते हैं. लेकिन फ्लो इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन फ्लो जो होता है वो चेंज होते रहता है टाइम के साथ. जैसे एग्जाम्पल इज डिप्रिशिएशन. किसी कमोडिटी का डिप्रिशिएट होता है उसकी वैल्यू टाइम के साथ, तो डिप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो घटता है समय के साथ साथ. तो जिसमें मूवमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, वो सारे फ्लो में आ रहे हैं. जैसे इनकम, किसी का इनकम बढ़ता है या घटता है तो वो फ्लो है. एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा या घटेगा तो वो भी फ्लो है. इन्वेंट्रीज एक्चुअली स्टॉक होता है, लेकिन जो इन्वेंट्रीज में बदलाव होते हैं, चेंज इन इन्वेंट्रीज, वो फ्लो होता है. फिर आउटपुट कभी बढ़ेगा कभी घटेगा तो वो भी फ्लो होगा. रेंट बढ़ेगा या घटेगा तो फ्लो जो होता है वो चेंज होता है. ठीक है, विथ रेफरेंस टू अ पार्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन जो स्टॉक होता है वो फिक्स होता है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. द बेस्ट एग्जाम्पल इज लोन, इन्वेंट्रीज, कैपिटल, वेल्थ. Here the question is that which of the following are flow variable? तो एक्सपोर्ट फ्लो होता है, इसलिए इनकम फ्लो होगा, डिप्रिशिएशन फ्लो होगा, लेकिन वेल्थ जो है वो स्टॉक है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट फ्लो. सो अगर हम उसको एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बचता है ए एंड सी. एंड सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम और डिप्रिशिएशन ये तीनों ही क्या है, फ्लो है. Question number 2. Which of the following statement is or are correct about GDP deflator? First, it reflects the changes in the prices level of a particular basket of goods and services. 2. It does not include the prices of the imported goods. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, D neither 1 nor 2. The answer is B 2 only. GDP deflator actually reflect the price level of all commodities, not any particular basket of goods and services. You can go through the page number 29 of NCERT class 12 introductory to macroeconomics. Let's discuss GDP deflator. GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP into 100. नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र जीडीपी. जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करेंट प्राइस पे तो उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए का बैगन है और 2 किलो बैगन ले रही हूँ, तो 40 रुपए का मैंने बैगन ले लिया, तो ये मेरा नॉमिनल जीडीपी हो गया.
रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी कैलकुलेट की जाती है बेस ईयर पे और बेस प्राइस पे। 2011-12 में मान लीजिए कि उस बैगन का दाम 15 रुपया था, तो मैं 2 किलो लूँगी तो हो जाएगा 30 रुपया, यानी रियल जीडीपी 30 रुपया था, नॉमिनल जीडीपी 40 रुपया है, तो 40, तो मेरा हो जाएगा 40/30 × 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल किया जाता है टू नो हाउ द प्राइसेस ऑफ गुड्स हैज इंक्रीज फ्रॉम द बेस ईयर। ओके, तो पर्पस क्या है? टू नो हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड्स हैज इंक्रीज फ्रॉम द बेस ईयर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not the digital payment system? Banking card, unified payment interface, check transaction system, bill of exchange. Answer is 4, bill of exchange. बैंकिंग कार्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी यूपीआई भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument where maker signed and direct a certain person to pay amount to bearer of the instrument. बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रोसेस है, एक मेथड है पेमेंट का, जिसमें मेकर जो होते हैं वो बताते हैं कि इतना पैसा इस बियरर को दे दिया जाए, साइन करते हैं और बियरर उसको लेकर बैंक चला जाता है। वहाँ पे बैंक या किसी और पर्सन के पास चला जाता है, वो पर्सन उसको उस टाइम इतना पैसा दे देता है और फिर वो वापस आ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। और बाद में बिल बिल को लेकर फिर बैंक उस पर्सन के पास जाता है और उससे वो पैसा वापस ले लेता है विद द टाइम फेस, कुछ समय के बाद। इस प्रोसेस का फ़ायदा ये होता है कि जो होल्डर है उसको उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument where makers sign and direct a certain person to pay amount to bearer of the instrument. Advantage, the holder receive the money when needed. चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या होता है? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम डिजिटल पेमेंट कैसे होती है उसमें देखते हैं। सबसे पहले तो सपोज करती हूँ कि बैंक नोएडा में है और बैंक और जो पैसा पेमेंट करना है चेक के थ्रू, उसे करना है महाराष्ट्र के किसी कॉलेज के लिए। तो बैंक नोएडा में जो बैंक है उसमें जाकर मैं अपना चेक डिपॉजिट कर दूंगी। मान लीजिए मुझे 5000 का चेक देना है, मैंने 5000 लेकर वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद चेक जो है मेरा फिजिकली महाराष्ट्र के बैंक में नहीं पहुँचेगा। चेक में जो 5000 का अमाउंट है उस डेटा को नोट कर लिया जाएगा और फिर महाराष्ट्र में जो बैंक है वो उस 5000 का चेक बनाकर ड्रॉई को या उस कॉलेज को दे देगा। और जो मेरा फिजिकल चेक है उसका फिर क्या होगा? तो वो कॉमन वेयरिंग हाउस में चला जाएगा और इस तरह से सिर्फ डेटा को कैप्चर करके MICR दैट इज मैग्नेटिक इंक ऑफ करेक्टर रिकग्निशन के थ्रू केवल सिर्फ डेटा को कलेक्ट करके उस ड्रॉई बैंक के थ्रू पैसा निकाल दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। इसलिए चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम भी डिजिटल पेमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the liability of the bank? 1, advances, 2, investments, 3, call money, 4, deposits. Answer is 4, deposits. You can check page number 39 of class 12th NCERT Introductory to Macroeconomics. Asset and liabilities are the two important concepts. Whatever
the bank hold, that is called asset, and what bank need to give, that is liability. So deposits, whatever money we deposit in the bank, it is actually not the asset of the bank, it is liability of the bank. So here the option 4 is correct. Question number 5. Major difference between M1 and M3 of measuring money supply is demand deposit, other deposit, post office deposit, time deposit. The answer is time deposit. M1 is equal to CU plus DD. CU means currency plus demand deposit. They are on the basis of the flow of money, we determine the money into M1, M2, M3. So let's see. M1 का मतलब होता है करेंसी और डिमांड डिपॉजिट. M2 का मतलब होता है करेंसी डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस. ठीक है, तो इस तरह से वो ज़्यादा ब्रॉड होते जा रहा है. पहले में हमने सिर्फ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को रखा है, दूसरे में हमने करेंसी डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ जो डिपॉजिट हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं, सेविंग बैंक में करते हैं, उसको इंक्लूड किया जा रहा है. और M3 का मतलब है यहाँ पे M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक. ठीक है, M3 इज इक्वल टू M3 is equal to M1 plus time deposit, net time deposit of commercial bank. NCERT page number 48 of the same book, Introductory to Macroeconomics. तो M1 का मतलब हो गया करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, M2 का मतलब हो गया करेंसी डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, और M3 का मतलब हो गया CU प्लस DD यानी करेंट करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस नेट टाइम डिपॉजिट. और यहाँ पे M1 और M3 के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट तो कॉमन हो गया, सिर्फ टाइम डिपॉजिट डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ का आंसर है 4 टाइम डिपॉजिट. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is not included in small saving scheme of government? 1. Public Provident Fund, 2. National Saving Certificate, 3. किसान विकास पत्र, 4. जनधन योजना. The answer is 4. जनधन योजना. स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी स्मॉल सेविंग का पार्ट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी स्मॉल सेविंग का पार्ट है, किसान विकास पत्र भी स्मॉल सेविंग का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जनधन योजना होगा. क्वेश्चन नंबर 7. NABARD was established in 1982 on the recommendation of which committee? रंगाराजन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, शिवारमन कमेटी, राजा जेचलिया कमेटी. आंसर इज सी, शिवारमन कमेटी. Sivaram committee is actually recommended for the establishment of NABARD in 1982. NABARD is National Bank for Agriculture Development, is a apex bank which responsibility is to provide credit to agriculture sector. NABARD कभी भी डायरेक्टली पैसा नहीं देता है लोगों को, वो उसके बेसिस वो डिफरेंट बैंक को पैसा देता है और बैंक पैसा ट्रांसफ़र करती है लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए. अदर कम्युनिटीज देख लेते हैं. सी रंगाराजन कमेटी बनाई गई थी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए. नरसिम्हन कमेटी एक्चुअली आरआरबी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रीजनल रूरल बैंक का शेयर होल्डिंग क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है और स्पॉन्सर बैंक का 35% होता है. राजा जेचलिया कमेटी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है टैक्स रिफॉर्म के लिए.
Question number 8. Following is not under the supervision of National Payment Corporation of India. 1. VMAP. 2. RuPay card. 3. USSD. 4. Aadhaar enabled payment system. A. 3 and 4. B. 2 and 4. C. 3 only. D. None. Answer is D. None. Actually, National Payment Corporation of India supervise all of the above: VMAP, RuPay card, Aadhaar enabled payment system, and USSD also. Let's see. This picture indicate USSD, which is, आपने देखा होगा, /99 स्लैश आता है, वो USSD को इंडिकेट करता है. फिर VMAP, RuPay कार्ड, आधार पेमेंट सिस्टम, ये सभी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है. क्वेश्चन नंबर 9. अंडर द मुद्रा स्कीम, व्हाट इज द क्रेडिट लिमिट ऑफ द किशोर यूनिट? 1. up to 50,000. 2. up to 1 lakh. 3. 50,000 to 5 lakh. 4. 1 lakh to 5 lakh. Answer is 50,000 to 5 lakh come under Kishore unit. Mudra scheme provided Mudra loan is given in 3 forms: Shishu, Kishore, Tarun. Under Shishu, the loan amount is rupees 50,000 for startup and first time entrepreneur. Kishore, 50,000 to 5 lakh for entrepreneur with existing business. Tarun, 5 lakh to 10 lakh for business loan amount to be used for business. Which of the following RBI monetary instrument is considered to be independent? A. Repo rate. B. Bank rate. C. Reverse repo rate. D. Marginal standing facility. The answer is A. Repo rate. Okay. RBI instrument considered to be independent. तो अगर देखा जाए तो RBI एक्चुअली डिफरेंट मॉनेटरी टूल्स यूज़ करती है इकॉनमी में मनी सप्लाई को बैलेंस करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो RBI हमेशा, आपने देखा होगा न्यूज़ में, रिपो रेट को चेंज करती है. तो एक्चुअली रिपो रेट पे ही बहुत सारे रेट डिपेंड होते हैं, जैसे कि रिवर्स रिपो रेट. अगर रिपो रेट 4% है तो हमेशा रिवर्स रिपो रेट उससे कम होता है, 3.75, 3.25. बैंक रेट उससे ज़्यादा होता है. रिपो रेट अगर 4% है तो बैंक रेट 4.5, 5% हो सकता है. और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जनरली सेम होता है ज़्यादातर कंडीशन में. यहाँ पे रिपो रेट होता है जिस रेट पे बैंक RBI से लोन लेती है, और जिस रेट को RBI चार्ज करता है उसको रिपो रेट कहते हैं. रिवर्स रिपो रेट का मतलब ये होता है जिससे हमारे पास बहुत पैसे हो जाते हैं तो हम पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. इसी तरह रिवर्स रिपो रेट में जब किसी कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा हो जाता है तो वो RBI में जाके पैसे को रखता है, और जब वो अपने पैसे रखेगा तो RBI उसको कुछ इंटरेस्ट देगी, उसको कहते हैं रिवर्स रिपो रेट. बैंक रेट एक्चुअली रेट होता है जो कि कोई भी कमर्शियल बैंक अपने यहाँ फिक्स करती है, चार्ज करती है कोई भी कस्टमर से, उसको बैंक रेट कहते हैं. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज द रेट एट विच बैंक एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम RBI. ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक टेम्प्रोरी प्रोविज़न है जिसके थ्रू वो एक रेट है जिस पे बैंक बोरो करता है ओवरनाइट फंड फ्रॉम RBI. तो हमने देखा यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट
इंस्ट्रूमेंट है वो रिपो रेट है, उसी के आधार पे रिवर्स रिपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट डिटरमाइन की जाती है। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब।